हेलो दोस्तों, मैं देव भाविक क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने साहित्य के स्रोतों का अपने बात की थी पिछली क्लास में। अपने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पहले अपनी क्लास में हम बात कर चुके हैं। उसके बाद में अब जो हमारे जो इतिहास को जानने के स्रोत हैं उनके एक क्रम के अंतर्गत अपना जो अंतिम टॉपिक है वो है पुरालेखीय सामग्रियां। तो आज की अपनी जो टॉपिक है वो कौन सी सामग्रियां है भाई? तो वो है पुरालेखीय सामग्रियां भाई। ठीक है, पुरालेखीय सामग्री। ठीक है, पुरालेखीय सामग्री। देखिए, पुरालेखीय जो सामग्री है ये पुरालेख जिससे अगर बनता है वो एक अंग्रेजी का शब्द है, उससे बना है, वो है आर्चिवल, ARCHIVAL। ठीक है, अगर हम बात करें तो पुरालेखीय जो सामग्रियां हैं, पुरालेखीय सामग्रियों के अगर बारे में हम बात करते हैं तो पहली बात तो ये कि जो पुरालेखीय सामग्रियां हैं वो कैसी सामग्रियां हैं। तो हमने पहले भी देखे, हमने कुछ लिखित सामग्रियों के बारे में बात की है। अभिलेख थे वो भी लिखित हैं, अगर ताम्रपत्र हैं वो भी लिखित हैं। तो अपन ने लिखित स्रोतों में उनके बारे में बात की, साहित्य के स्रोत है वो भी लिखित हैं। पर पुरालेखीय सामग्री में क्या अंतर है फिर? तो वो उनमें तो भी पता चल रहा था कि वो पत्थर पेन पे लिखे हुए हैं और साहित्य के स्रोत हैं वो पन्नों पे लिखे हुए हैं। फिर पुरालेखीय सामग्रियां किस में आती है? तो देखिए, पुरालेखीय सामग्रियां हैं वो प्रशासन से संबंधित होती है, विशिष्ट प्रशासकीय सामग्री होती है। ठीक है, मतलब कि अगर किसी चीज का अगर अपन कहें कि जैसे कोई आदेश जारी करना है या कोई नियम बनाना है, उनसे संबंधित या प्रशासन से संबंधित जो जानकारियां होती है वो अपन को किससे जानकारी प्राप्त होती है? वो पुरालेखीय सामग्रियों से जानकारी प्राप्त होती है भाई। ठीक है, और जो पुरालेखीय सामग्रियां हैं, जहां पुरालेखीय सामग्रियों को जहां रखा जाता है, ठीक है, संग्रहित किया जाता था, उन संग्रहित जगहों को क्या बोलते हैं? पुरालेखागार। ठीक है, पुरालेखागार बोलते हैं। या अगर बात करें हम, ये सब पुरालेखागार जिसमें आते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिलेखागार। अब उसके बाद में हम बात करें तो जो राजस्थान के जो राजस्थान की जो सामग्रियां हैं, पुरालेखीय सामग्रियां, वो कहां रखी जाती है उनके अगर बारे में बात करें तो देखिए, राजस्थान के अंदर एक राज्य अभिलेखागार है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार। और वो कहां है भाई? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार। ठीक है, ये राज्य अभिलेखागार कहां है भाई? तो ये है बीकानेर में अपने। ठीक है, बीकानेर में इसका मुख्यालय है और इसके अधीन कई और भी पुरालेखीय सामग्रियों के जो हैं वो और भी ऑफिस हैं और भी कार्यालय हैं। पर जो प्रमुख है, जो हेड ऑफिस है या कहें, वो कहां है भाई? बीकानेर में। ठीक है, इसको केंद्रीय अभिलेखागार भी कहा जाता है, राजस्थान का केंद्रीय अभिलेखागार भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? राजस्थान, या मैं कहूं राजस्थान का तो केंद्रीय अभिलेखागार नहीं हो नहीं सकता है, राजस्थान में ओनली अपन कहें केंद्रीय अभिलेखागार। ठीक है, केंद्रीय अभिलेखागार, इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय अभिलेखागार है। तो अब मैं बात यहां पे देखिए, यहां पे सारी जो भी पुरालेखीय, यहां पे हालांकि साक्ष्य सभी उपलब्ध हैं, पुरालेखीय पुरातात्विक स्रोत हैं वो भी यहाँ पे हैं, उसके बाद में साहित्यिक स्रोत हैं वो भी यहाँ हैं, और जो पुरालेखीय सामग्रियां हैं वो भी यहाँ हैं। पर जो पुरालेखीय सामग्रियां हैं वो ज्यादातर यहीं पे है भाई। ठीक है, अब बात करें अभिलेखों की, उनकी, तो वो उदयपुर में भी हैं और भी कई जगहों पे हैं, जैसे कि जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, अजमेर में भी है, सभी जगहों पे हैं। पर जो पुरालेखीय सामग्रियां हैं वो ज्यादातर कहाँ है? बीकानेर में। बीकानेर के बाद में अगर कुछ सामग्रियां बचती है तो वो कहाँ है भाई? तो है दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली।
नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में सामग्रियां कौन सी सामग्रियां आएगी भाई? जो मुगल साम्राज्य से जो संबंधित सामग्रियां थी वो नई दिल्ली में है। राजस्थान से संबंधित है हालांकि, पर वो मुगल साम्राज्य से संबंधित है इसलिए वो दिल्ली में भी है। उसके बाद में हम बात करें जैसे कि आगे अगर हम इनके बारे में जब बात करते हैं तो आगे एक चीज ये हो रहा है कि जैसे कि मध्यकाल है। देखिए जो पुरालेखीय सामग्रियां को एकत्रित करने का जो काम किया जाता था वो पहले नहीं होता था। प्राचीन काल में ये उनको एकत्रित करने का कोई कार्य नहीं होता था। उनको यूज लिया और यूज लेने के बाद में उनको जला दिया जाता था। पर उसके बाद में मुगल काल है, ठीक है, मुगल काल के बाद में मुगल जो प्रशासन था, मुगल प्रशासन उनको संभाल के रखता था, है ना, ठीक है। तो उसके बाद में मध्यकाल से राजस्थान में भी या मुगलों के संपर्क में आने से राजस्थान के जो राजपूत शासक हैं वो भी यहाँ की जो पुरालेखीय सामग्रियां हैं उनको भी संभाल के रखने लग गए थे, ठीक है। हालांकि जो मराठाओं का यहाँ पे जब हस्तक्षेप होने लगा राजस्थान में, ठीक है, उस समय पे कुछ पुरालेखीय सामग्रियां नष्ट हो गई थी, पर उसके बावजूद भी यहाँ पे पुरालेखीय सामग्रियों में काफी स्रोत अपने पास में आज भी उपलब्ध है। राजस्थान में जो पुरालेखीय सामग्रियां हैं वो अगर उनकी हमें भाषा के बारे में बात करूं तो इनकी जो भाषा है ज्यादातर जो सामग्रियों के बारे में, तो उनकी देखिए एक तो राजस्थानी भाषा है, ठीक है, राजस्थानी भाषा है, हिंदी भाषा में है, पारसी भाषा में है, पारसी भाषा, अरबी भाषा, ठीक है, या उर्दू भाषा, ठीक है। ये कौन कौन सी भाषा में है भाई? तो राजस्थानी, हिंदी, पारसी और अरबी और उर्दू भाषा में है। ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो तीन ही भाषाओं में प्राप्त होते हैं भाई अपन को, ठीक है। एक तो राजस्थानी भाषा में है, या मैं कहूं इसी में अभिलेख लगा दिया जाए तो हिंदी को देखो जो हिंदी है उसको भी राजस्थानी, या राजस्थानी को भी हिंदी भाषा के अंदर ही काउंट किया गया है अभी ज्यादातर। अभी जो इतिहासकारों का जो मानना है ना वो ये कहते हैं कि जो राजस्थानी भाषा है वो किसके अंदर आती है? हिंदी के अंदर ही आती है भाई, ये ठीक है। एक ज्यादातर पारसी में सामग्रियां मिली है राजस्थान में, एक उर्दू में, अरबी में यहाँ पे बहुत कम पुरालेखीय स्रोत प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में हमें इनकी अगर भाषावार बात करें तो जो जो अभिलेख जिस जिस में भाषा में प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो जिस जिस भाषा में जो जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब एक एक भाषा के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अब जो अलग अलग जो भाषा में अपने जो प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए एक पहले तो हम बात करते हैं जो पारसी भाषा है, पारसी, उर्दू या अरबी, इन जो भाषा में अरबी, ठीक है, इन तीनों भाषाओं की अगर हम बात करें तो इन तीनों भाषाओं में जो जो अपन को जो यहाँ पे जो प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बात करें तो देखिए एक तो है फरमान, एक है मंसूर, ठीक है। देखिए अपन इन सब के बारे में एक एक अलग अलग तो अपन अभी बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करें तो एक आता है रुक्का, एक आता है निशान, ठीक है, निशान, रुक्का। उसके बाद में अपन बात करें जो नेक्स्ट है जिनके बारे में अपन बात करें तो वकील रिपोर्ट, ठीक है, वकील रिपोर्ट है। वकील रिपोर्ट के बाद में अपन बात करें अखबारात हैं, अखबारात। इनके अलावा अपन बात करें जैसे कि संद है, इंसा है, संद, इंसा, ठीक है। ये सभी देखिए ये कौन सी भाषा के हैं? ये सभी पारसी, उर्दू और अरबी भाषा के हैं भाई, ठीक है। इनके अलावा भी हालांकि कुछ और भी चीजें थी। उसके अलावा अपन बात करें जैसे कि अपन बात करें हस्तबुल हुक्म है, उसके बाद में अर्ज दास्त है, इन सब के बारे में भी है। तो अपन अब इनके बारे में जब आगे अपन बात करेंगे तो इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में अपन एक एक करके आगे क्लास में बात करेंगे। उसके बाद में मैं बात करूं जैसे राजस्थानी और हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा, ठीक है।
राजस्थानी और हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं तो राजस्थानी और हिंदी भाषा में जो जो अपन को जो प्राप्त होते हैं उनके मैं बारे में बात करूं तो देखिए, एक तो परवाने हैं, ठीक है। परवानों के बाद में अपन बात करें जैसे भैया हैं, खरीदते हैं, भैया, खरीद, और उसके बाद में अपन बात करें इसके अलावा जो खतूत है, अर्जियां हैं, और भी हकीकत है, ठीक है। तो देखिए खतूत, हकीकत, और अपन इसके अलावा अगर राजस्थानी वगैरह के बारे में बात करें तो गांव के जो नक्शे हैं उनके है, ठीक है, गांव के नक्शे, ठीक है। ये सभी किसमें है? हिंदी भाषा के भाई, ठीक है। अब इनमें भी हम जो जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करें तो देखिए अंग्रेजी भाषा के भी कुछ स्रोत हैं और उनके बारे में पर अपन को ज्यादा यहाँ पे जानकारी अपन को प्राप्त होती नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में अपन क्योंकि उनका इतना ज्यादा सोर्स अपन को प्राप्त यहाँ पे हुआ नहीं है। उसके अलावा देखिए अलग अलग जो राज्य हैं उनके रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। जैसे कि बात करूं मैं जोधपुर राज्य का रिकॉर्ड, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, ठीक है, टोंक, बूंदी, जयपुर, ऐसे सभी राज्यों के लगभग अपन को क्या प्राप्त होता है भाई? इन सब का रिकॉर्ड अपन को प्राप्त हुआ है। उसके बाद में अगर जैसे अपन बात करें इनके इनमें कोटा राज्य भी है, कोटा है, झालावाड़ है, ठीक है। इन सभी राज्यों का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, उन सभी रिकॉर्डों के बारे में भी अपन बातें अभी आगे अपनी क्लास में करेंगे। तो देखिए उसके बाद में अपने अलग अलग अगर जैसे बात करें अपन तो जो पहला टॉपिक है अपना वो क्या है भाई? खरीता, ठीक है। अगर अपन बात करें खरीता की तो देखिए जो खरीता है, खरीता क्या चीजें होती थी उसके बारे में अगर बात करें अपन तो पहली चीज तो ये कि जो खरीता है वो क्या होते थे कि जो एक राजा है, ठीक है, एक शासक दूसरे शासक को ठीक है, एक शासक दूसरे शासक को जो पत्र व्यवहार होता था, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? खरीता। और देखिए इनसे क्या अपन को क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में बात करें तो जो शासक है जो है ना आपस में एक दूसरे शासक के बारे में तो उनकी जो क्या क्या नीतियां हैं, ठीक है। तो मैं बात करूं जैसे कि राज्य की नीतियां, राज्य की नीति, उसके बाद में बात करूं जैसे कि इनका मुगल और मराठाओं से कैसा संबंध था तो राजपूत शासकों का मुगलों व मराठों से संबंध, ठीक है। किस देखिए एक तो राज्य की नीति है, उसके बाद में अपन बात करें जो राजपूत शासक हैं उनका और मराठा शासक हैं उनके बारे में जानकारी। इसके अलावा देखिए जो कोई मान लो राज्य है, एक शासक है, दूसरे शासक से भाई ये उस समय गोपनीय समझौते भी कर लेते थे, एक गुट बना लेते थे, गुट बना के दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण भी कर देते थे। तो जो एक राजा है जो दूसरे राज्य से जो गोपनीय समझौते होते थे, ठीक है, तो गोपनीय समझौतों के बारे में भी पता चलता है, ठीक है। अब अपन को देखिए जो खरीदा है वो कौन है, पहली चीज तो उसके बारे में बात करें। खरीदा क्या है तो एक शासक दूसरे शासक को जो भेजते थे वो क्या कहलाते थे? खरीदा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, जो राज्य की जो नीति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और जो राजपूत शासक हैं
उनका मुगल या मराठों से कैसा संबंध था उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए ये उस समय तो जानकारी प्राप्त होती नहीं थी भाई, एक शासक ने दूसरे शासक को भेजा है तो उसकी जानकारी उस समय तो होती नहीं थी। ये तो बाद में जब इतिहासकारों ने इनके ऊपर शोध का कार्य किया है, इनका जो पूरा विश्लेषण किया है, इनके ऊपर जो विशेषज्ञों ने इनके ऊपर पूरी चर्चा करके इनके जो निष्कर्ष निकाला है, या मैं कहूं कि जैसे उन्होंने इन जानकारियों को खोद ढूंढ के निकाला है, उनसे ये चीजें पता चलती थी भाई। ये नहीं होता था कि जैसे मान लो एक राजा ने दूसरे राजा को भेज दिया तो उसी समय उसकी नीति वगैरह सभी को पता चल जाती थी। सभी को पता नहीं चलती थी उस समय, सिर्फ जिसको भेजता था उसी को पता चलती थी। पर अब तो बाद में तो अपन को सभी को पता चल रही है ना, क्योंकि अपन उन सभी स्रोतों को पढ़ रहे हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं, उनके ऊपर शोध का कार्य कर रहे हैं, तो उसके बाद में इन सब चीजों को जानकारी अपन को पता चलती है भाई। उसके बाद में मैं बात करूं जैसे कि अखबारात है, ठीक है, दूसरा अपना क्या सोर्स है भाई, अखबारात, ठीक है। जो अखबारात है, अखबारात देखिए, अखबारात मुगल जो दरबार है, मुगल दरबार की दिनचर्या की जो घटनाएं होती थी उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो देखिए क्या, एक तो क्या है, मुगल दरबार का अखबार, ठीक है। और अखबार क्या होता है, सूचनाओं का जो एकत्रित करके अपन को, अखबार अपना आज पढ़ते हैं ना, अखबार में क्या पढ़ते हैं, सूचनाएं, ठीक है, कहां पे क्या चीज हो रही है, जैसे कि भारत में क्या हो रहा है तो भारत में सूचनाएं पूरी पढ़ेंगे। तो वैसे ही मुगल दरबार में जो भी होता था, या मुगल जो राज्य था उसमें क्या क्या करना हुई है, उन सबका एक अखबार रोजाना निकलता था। इसके अलावा देखिए जो मुगल दरबार है, मुगल दरबार के सूचनाएं तो हो ही गई है, उस मुगल दरबार में अगर कोई नियुक्ति होती थी, ठीक है, तो नियुक्तियों की जानकारी, ठीक है। एक देखिए, एक तो मुगल दरबार के सूचना मिल गई, उसके बाद में नियुक्तियों की जानकारी अपन को इससे प्राप्त हो गई है। उसके अलावा देखिए जो विभिन्न जो राज्य, जो इसके अधीन में जो शासक होते थे मुगल बादशाह के, उन मुगल बादशाह के जो शासक अधीन शासक होते थे उनके कार्यों वगैरह की भी जानकारी अपन को किससे प्राप्त होती थी भाई, अखबार से। तो देखिए राजपूत शासकों के कार्यों की जानकारी जो इसके अधीन होता था ना, ठीक है, मुगल बादशाह के, मुगल सम्राट के जो अधीनता स्वीकार कर लेता था, उन सबकी भी इसमें कार्यों के बारे में जानकारी अपन को भाई प्राप्त होती थी। उसके बाद में अपना जो तीसरा जो टॉपिक है, तीसरे टॉपिक के अगर बारे में बात करें अपने, तो तीसरा टॉपिक क्या है भाई, तो तीसरा टॉपिक है परवाना, ठीक है। देखिए फरमान अलग होते थे, ये परमाना है, ठीक है। परमाना क्या होता था कि जो परमाना होता था उसमें क्या होता था, शासक, कोई भी शासक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को परवाने भेजता था भाई, ठीक है। कर्मचारियों को ये भेजे जाते थे। कोई भी शासक होता था वो अपने जो अधीन में जो कार्य कर रहे थे उन कर्मचारियों को ये भेजता था। इनसे अपन को क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके अगर बारे में बात करें अपने, तो देखिए उस समय के जो सामाजिक जानकारियां हैं, सामाजिक कार्य, आर्थिक, ठीक है, राजनीतिक, ये संपूर्ण जानकारियां भी किससे प्राप्त होती है, तो वो अपन को परवानों से जानकारियां प्राप्त होती थी। अब देखिए जो अपना जो अगला जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है भाई, तो वो है दो वर्की। कौन सा है, दो वर्की। दो वर्की किसको बोलते हैं, तो देखिए जो दस्तावेज, कोई भी दस्तावेज दो परतों में जो दस्तावेज होता था, दो परतों वाले दस्तावेज, ठीक है। जो भी दस्तावेज दो परतों में होते थे ना,
उनको क्या बोलते हैं भाई, 2 वर्की। और 2 वर्कियों से जो जानकारी होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती थी, तो देखिए अपन को इनसे जो जानकारी प्राप्त होती है, एक तो देखिए जानकारी प्राप्त होती है कि जो उस समय के दैनिक जो प्रशासन है, ठीक है, एक तो देखिए दैनिक प्रशासन, ठीक है, एक तो दैनिक प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और एक जो युद्ध होते थे, युद्ध में होने वाला खर्च और युद्ध में होने वाले घायलों के उपचार से संबंधित जानकारी अपन को प्राप्त होती थी। किससे? 2 वर्की से। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती? देखिए 2 वर्की क्या होता था, 2 परतों वाले दस्तावेज होता था। इसमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो उस समय की जो दैनिक जानकारी है, ठीक है, रोजाना की जो भी उनकी जो प्रशासनिक जानकारियां है वो अपन को किससे जानकारी प्राप्त होती है, 2 वर्की से। और युद्ध में अगर मान लो कोई युद्ध हुआ है तो युद्ध में जो होने वाला खर्च है उसके बारे में भी इसमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा मान लो युद्ध में कोई घायल हो गया है, कोई सैनिक घायल हुआ है, तो उस घायल के जो उपचार में जो कार्य, उपचार का जो कार्य किया जाता था, उन सब की भी जानकारी इसमें अपन को प्राप्त होती है। अगर मैं उसके बाद में अपने जो अगला टॉपिक है उसके बारे में बात करें, 5वां जो टॉपिक है तो वह है जमाबंदी, ठीक है। तो देखिए जमाबंदी क्या है, तो जमाबंदी के अगर बारे में बात करें अपन, तो जमाबंदी भाई उस समय के जो राजस्व का जो संबंधित है, किससे संबंधित है ये, तो ये राजस्व से संबंधित है भाई, राजस्व से संबंधित, ठीक है, किससे संबंधित है, राजस्व से। राजस्व में क्या आता था, तो भाई देखिए उस समय जो चुंगी वगैरह लगती थी, जो टैक्स लगता था, अगर मान लो अपन को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो जो टैक्स लगता था, ठीक है, उस टैक्सेशन के बारे में, उसके बारे में अपन को उसकी जो जानकारी है, वो कौन कौन सा टैक्स लगता था और कितना कितना टैक्स लगता था और कौन से टैक्स से कितनी आमदनी हुई है राज्य को, ठीक है, उन सब के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। यह राजस्व से संबंधित है। और ये किसके बारे में जानकारी देता है भाई अपन को, तो राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी, राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन, ठीक है। इससे क्या किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है भाई, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसका पूरा इसमें वर्णन अपन को मिलता है। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जमाबंदी है वो किससे संबंधित है, तो राजस्व से संबंधित है भाई। और जो राज्य है, अगर मान लो जैसे कि अपन बात करें, जैसे राजस्व से कैसे संबंध, मान लो अगर कोई राज्य है वो कोई कर लगाता है, तो अभी जैसे अपन बात करें, जैसे कि भारत सरकार ने जीएसटी लगा दिया, ठीक है, अब जीएसटी में सभी को शामिल एक ही जगह पे कर लिया, तो एक ही टैक्स कर दिया। उससे पहले हर राज्य का अलग अलग टैक्सेशन का नियम था भाई, ठीक है। अभी भी अगर अपन बात करें, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, उनके ऊपर आज भी जो ईंधन के जो साधन होते हैं, उनके ऊपर आज भी अलग अलग राज्य अलग अलग ड्यूटी लगाता है, अलग अलग टैक्स लगाता है। आज अपन बात करें, जैसे राजस्थान में अगर पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, तो हरियाणा में वो सस्ता है, दिल्ली में वो सस्ता है। कारण राजस्थान की जो सरकार है वो टैक्स ज्यादा लगाती है एवज में हरियाणा की सरकार के, हरियाणा सरकार कम लगाती है भाई। तो इस वजह से तो राजस्थान की जो आय है उसके बारे में अपन को पता चलता है ना भाई, पेट्रोल से, डीजल से अपन को जो टैक्स कितना प्राप्त होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में अपन को पता चला ना, तो वैसे ही इससे भी अपन को जमाबंदी से किसके बारे में, तो उस राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में अपन को पता चलता था भाई। उसके बाद में अपन जो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, उसके बारे में बात करें, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मुल्की, ठीक है। क्या कौन सा टॉपिक है भाई, तो वो है मुल्की। देखिए मुल्की किससे संबंधित है, तो ये हिसाब से संबंधित है भाई, ठीक है, हिसाब से संबंधित। किससे संबंधित है, हिसाब से संबंधित है भाई। और हिसाब से कैसे संबंधित है, तो देखिए इसमें जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष तक का इसमें पूरा हिसाब मिलता है, 10 वर्ष तक का हिसाब, ठीक है।
इसमें अपन को मिलता है। किसी किसी में जो मुल्की है उसमें 3 वर्ष का मिलता है, किसी में 5 वर्ष का, किसी में 7 वर्ष का, किसी में 8 वर्ष का, किसी में 10 वर्ष का। पर 3 से लेकर 10 वर्ष तक का अपन को इसमें हिसाब, राज्य के हिसाब के बारे में अपन को पता चलता है कि वहां पे कैसी इनकम हुई है, कितना खर्च हुआ है और किस हिसाब से उनकी आमदनी, उनके राज्यों के जो कर्मचारी थे, ठीक है, राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको कितना वेतन दिया गया है और कितना किसमें खर्च हुआ है। इन सब की जानकारी किससे प्राप्त होती है भाई? मुल्की से। मुल्की में पूरा हिसाब किताब उसका रखा जाता है। उसके बाद में अपन ने जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उसके बारे में मैं बात करूं अगर, तो देखिए जो 7वां अपना टॉपिक है, 7वां टॉपिक है तलकी। कौन सा टॉपिक है? तलकी। ठीक है, अगर मैं तलकी के बारे में बात करूं तो देखिए तलकी जो होता है वो किससे संबंधित है? तो राजा के आदेश से संबंधित है भाई। ठीक है, राजा या शासक के आदेश से संबंधित। किससे संबंधित है भाई? राजा के राजा या कोई शासक है वो उसके जो आदेश होते थे उनसे संबंधित है। ये आदेश किसको देते था? तो उस अगर तलकी की अगर बात करें तो इसमें किसके आदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो जो राजा है या शासक है वो किसको आदेश देगा? तो देखिए अधीनता स्वीकार करने वाले राजा या सामंत, ठीक है, इन सबको क्या करता था भाई? आदेश देता था। और उस आदेश की जो नकल है, ठीक है, आदेश की नकल किस में मिलती है भाई? अपन को तलकी में मिलती है। ठीक है, कोई भी राजा जो भी है या कोई शासक है वो अपने अधीन, मान लो अगर किसी राजा, जैसे कि अपन बात करें अकबर के बारे में बात करें तो अकबर की अधीनता लगभग सब राजाओं ने, पूरे हिंदुस्तान के शासकों ने स्वीकार कर ली थी। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कुछ 1-2 रियासतों को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा सभी ने लगभग अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी भाई। तो जो अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो जो अकबर है, अकबर अगर मान लो किसी को आदेश देगा यहाँ के शासक को, तो आदेश तो मानना होता है। उस आदेश की जो नकल है वो किस में मिलती है? अपन को तलकी के अंदर मिलती है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए अपन अगला जो टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो अगला कौन सा टॉपिक है भाई अपना? वकील रिपोर्ट, वकील रिपोर्ट्स। ठीक है, वकीलों की जो रिपोर्ट है उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए कोई भी शासक है, जैसे मान लो कि मैं बात करूं कि अकबर के यहां राजपूत शासकों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो अधीनता स्वीकार करने के बाद में जो मुगल दरबार है, ठीक है, तो मुगल दरबार में एक राजपूत राजा या ये कहूं कि जैसे कि दरबार में अधीनता स्वीकार राजा का एक प्रतिनिधि रहेगा भाई। ठीक है, प्रतिनिधि कहां रहेगा? मुगल दरबार में। एक प्रतिनिधि मुगल दरबार में रहेगा। ठीक है, ये जो मुगल प्रतिनिधि है इसी को क्या बोलते हैं भाई अपन? इसको वकील बोलते हैं, इसको वकील कहते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाएगी, ठीक है, इसके द्वारा रिपोर्ट क्या कहलाएगी भाई? वकील रिपोर्ट। ठीक है, कोई भी शासक ही अगर किसी, जैसे मगर मैं बात करूं जैसे कि अगर मुगलों के जो शासक ने अधीनता स्वीकार कर ली है, जैसे कि हम बात करें जयपुर की अगर बात करें
तो जयपुर में जो आमेर के जो कछवा वंश हैं, आमेर के कछवा वंश ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और शायद सबसे पहले अधीनता स्वीकार यहीं के शासकों ने की थी। तो जो यहाँ के शासकों ने जब अधीनता स्वीकार कर ली तो उसके बाद में जो यहाँ का एक प्रतिनिधि कहाँ रहेगा भाई, तो मुगल दरबार में रहेगा। और वो मुगल दरबार में किस ओहदे पे रहेगा, तो वो वकील के ओहदे पे रहेगा। और वो क्या कौन सी रिपोर्ट देगा, वकील रिपोर्ट। अब भी मैं बात करूं इस रिपोर्ट से जो जानकारी प्राप्त होती है, तो वो क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है उनके बारे में बात करें तो देखिए ये अपन को मुगल दरबार की होने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना का बारे में अपन को जानकारी देगा। वहां पे होने वाले जो भी घटनाएं हैं उन सब के बारे में बताएगा। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो अगर कोई गुटबंदी हो रही है, मुगल बादशाह है उसके खिलाफ अगर कोई गुटबंदी हो रही है, या कोई उत्तराधिकारियों के बीच में युद्ध हो गया है, ठीक है, उनके बारे में, या वहां की कोई भी राजनीतिक हो या प्रशासनिक घटना हो या और भी कोई सामाजिक घटना हो, उन सभी जानकारियों को कौन देगा अपन को, तो वो वकील अपनी वकील की रिपोर्ट के अंदर ये सारी जानकारियां देता था। तो देखिए उसके अभी इसमें मेरे को नहीं लगता है कि जैसे बात करूं मैं कि इन सब चीजों को अब लिखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि वकील रिपोर्ट किससे संबंधित है, वहां पे जो मुगल दरबार में वहां पे जो अधीनता स्वीकार प्राप्त कर रखा है कोई भी अगर शासक है, ठीक है, उसका एक प्रतिनिधि रहेगा और वो प्रतिनिधि जो रिपोर्ट भेजेगा वही वो कहलाती है रिपोर्ट, वकील रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें, देखिए एक चीज और होती है, अपन बात कर रहे थे पिछले अपने क्लासों में कितनी बार हमने बात की है कि साहित्यिक स्रोतों में या और भी चीजों में तिथियों की बहुत गलतियां मिली, बात कर रहे थे अपन। तो जो तिथियों की जो गलतियां हैं उनसे उनको भी देखिए वकील की जो रिपोर्ट है उनसे उन तिथियों को भी सही किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो तिथियां दी हुई है वकील रिपोर्टों में वो तिथियां तो बिल्कुल लगभग सही है, क्योंकि अगर कोई शासक कोई वकील होगा उस समय की जो घटना देगा तो उस घटना के भाई उसी समय की तिथि लिखेगा, आगे पीछे की तिथि तो लिखेगा भी तो कोई आगे पीछे भी अगर लिखेगा तो 10 दिन 15 दिन, ये थोड़ी रहेगा कि जैसे मान लो अपन बात करें कहीं देखते हैं अपन की कुछ घटनाओं पे साल 2-2 साल का डिफरेंट अपन को प्राप्त होता है, वो साल 2-2 साल का डिफरेंट अपन को प्राप्त नहीं होगा भाई इसमें। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो तिथियों का सुधार का कार्य है, वो पिछले अपने जो स्रोत थे उनके अंदर जो गलतियां थी तिथियों की, उनको सुधारने का कार्य भी वकील की रिपोर्ट से किया जा सकता है। उसके बाद में अपन बात करें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करें तो जैसे नेक्स्ट टॉपिक है फरमान। देखिए फरमान क्या होता है, तो फरमान देखिए एक मुगल जो बादशाह है, मुगल बादशाह फरमान जारी करता है, ठीक है, जो कि मैं बात करूं कि जैसे कि इसको अपन बात करें ये किससे संबंधित है, मुगल बादशाह का शाही आदेश, ठीक है। शाही आदेश क्या कहलाता है, मुगल बादशाह का कोई भी अगर शाही आदेश है तो वो क्या कहलाता है, फरमान कहलाता है। और ये फरमान क्या होता था, जैसे कि बात करो कि कभी कभी तो ये क्या होता था, सार्वजनिक होता था भाई, ठीक है, सार्वजनिक होता था। तो सार्वजनिक तो सभी के लिए है, सभी के लिए। और कभी कभी ये जो होता था वो व्यक्ति विशेष के लिए भी जाता था भाई। व्यक्ति विशेष में कैसे जाता था, जैसे मान लो अगर किसी राजा ने उसको कोई अधीनता स्वीकार कर ली है, उसको कोई आदेश देना है, ठीक है, या उसको कोई फरमान सुनाना है, तो वो भी किसमें किया जाता था, तो ठीक है, तो व्यक्ति विशेष भी होता था भाई। ये व्यक्ति विशेष में कौन आते थे भाई ज्यादातर, तो इसकी जो अधीनता स्वीकार किए हुए राजा थे या सामंत थे या इसके जो भी अन्य जो दरबारी थे, उन सबको अगर किसी को फरमान जारी करना होता था, ठीक है, मुगल बादशाह का, जिसको हम बोलते हैं मुगल बादशाह का शाही आदेश, तो वो जारी कर दिया जाता था। उसके बाद में हम बात करें तो जो अगले जो अपने टॉपिक हैं उसके बारे में बात करें तो सियाद हजूर, ठीक है, सियाद हजूर है। सियाद हजूर से क्या जानकारी प्राप्त होती है, देखिए भाई ये अपने जयपुर से राज्य से ज्यादा संबंधित है, ठीक है,
किससे संबंधित है ये? तो ये जयपुर राज्य से संबंधित है भैया। ज्यादातर किससे संबंधित है भैया? जयपुर राज्य से संबंधित है सियाद हुजूर। और इससे जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो भाई जो जयपुर राज्य का जो राज परिवार है, किसके बारे में? तो जयपुर राज्य के राज परिवार की दैनिक दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या की जानकारी। किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है भाई? तो जयपुर का जो राज परिवार है उसकी दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? सियाद हुजूर से। इसमें देखिए एक अपने और होता है, वो होता है दस्तूर कोमवार। कौन सा है? दस्तूर कोमवार, ठीक है। दस्तूर कोमवार किससे संबंधित होता है भाई? तो दस्तूर कोमवार होता है जैसे कि कोई दरबारी है, ठीक है, या मैं कहूं कि जैसे कि राजा के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, राजा के कर्मचारियों का नाम व जातिवार, ठीक है, नाम व जातिवार जो इनसे संबंधित जो जानकारी है, जातिवार ब्यौरा, ठीक है। जातिवार ब्यौरा किससे प्राप्त होता है भाई अपन को? तो दस्तूर कोमवार से। किससे संबंधित है ये? तो राजा के जो कर्मचारी हैं उनका नाम एवं जातिवार ब्यौरा अपन को किससे प्राप्त होता है? इससे अपन को प्राप्त होता है। उसके अलावा देखिए क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो एक की जानकारी अपन को प्राप्त होती है उस समय की जो सामाजिक जानकारी है, ठीक है, सामाजिक, धार्मिक, ठीक है भाई। जब जातिवार अगर इसमें गणना की जा रही है तो ऑब्वियसली बात है कि सामाजिक और धार्मिक जानकारियां तो अपन को प्राप्त होगी। तो उस राज्य की, जिस भी राज्य का राजा ऐसा करता था उसके बारे में अपन को, उसकी सामाजिक और उसकी जो धार्मिक नीतियां हैं उन सब के बारे में भी अपन को भाई पता चलता था, ठीक। तो देखिए भाई उसके बाद में जो अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट वो कौन सा है भाई? तो अर्धदास्त, ठीक है। देखिए अर्धदास्त क्या होता है? तो अर्धदास्त में देखिए अपन बात करें तो अर्धदास्त होता है जैसे कि कोई मान लो अपन को कोई प्रजा है, प्रजा अगर कोई राजा को पत्र लिखे, ठीक है, तो इसमें किससे संबंधित होगा भाई ये? तो प्रजा द्वारा बादशाह या शहजादों को लिखा पत्र क्या होता है भाई ये? तो देखिए अगर मान लो कोई भी प्रजा के कोई अगर समस्या है, ठीक है, और प्रजा उसको जैसे कि अपने शासक को अगर बताना चाहती है, ठीक है, तो वो प्रजा एक पत्र लिखेगी, उसमें अपना सबका अंगूठा लगा के और किसके नाम से, अगर या तो बादशाह या शहजादे के नाम से, शहजादों के नाम से अगर वो लिख रही है, ठीक है, तो उन पत्रों को अपन क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं अर्धदास्त, ठीक है। ये किससे संबंधित हो गया भाई? प्रजा द्वारा राजा को लिखा गया पत्र। अब तक तो आपने देखा कि राजा द्वारा लिखे गए पत्र थे सारे, ये पहला पत्र है कि जो प्रजा द्वारा लिखा जाता था, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो अगला जो अपना वो है टॉपिक है तो वो है हस्तुल हुक्म, हुक्म, ठीक है। अस्तुल हुक्म क्या है? तो अस्तुल हुक्म के बारे में बात करें तो देखिए कोई भी शासक है, ठीक है, बादशाह अपने वजीर को कोई आदेश देगा और उस वजीर उसको उस आदेश को एक नियम बना के उसको लिख के वो क्या कर देगा?
लिखवा देगा भाई, ठीक है, किसी की चीज पे। तो इसमें आएगा बादशाह द्वारा आज्ञा को वजीर, ठीक है, वजीर द्वारा लिखना, ठीक है। मान लो बादशाह ने कोई आज्ञा दी, वो वजीर द्वारा लिखी गई है, तो वो क्या कहलाएगी भाई, हस्तुल हुक्म कहलाएगी भाई। उसके बाद में अपने नेक्स्ट अगर टॉपिक के बारे में, नेक्स्ट के बारे में बात करें तो देखिए नेक्स्ट जो अपना है वो है रजम तथा अकाम, रजम तथा अहकाम, ठीक है। देखिए रजम तथा अहकाम है, ये किससे संबंधित है भाई, तो मान लो अगर जैसे कि अपन बात करें, कोई बादशाह है, बादशाह की टिप्पणी है कोई, ठीक है, टिप्पणी पर सचिव द्वारा पूरा पत्र लिखना। देखिए कोई भी बादशाह है, वो कोई मान लो आदेश दे दिया, उसने छोटी सी कोई बात टिप्पणी की है, उसी टिप्पणी को लेके उसके सचिव क्या करेंगे, उसको पूरा विस्तृत रूप से उसका वर्णन लिखेंगे भाई, उस पत्र को पूरा लिखेंगे, ठीक है। वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है अपना रजम तथा हकाम। आज की बारे में अगर बात करें अपने वर्तमान में, मान लो अगर कोई प्रधानमंत्री, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कोई आदेश जारी कर दिया है, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं अभी, जैसे कि 20 लाख करोड़ का भी कोरोना में बजट घोषणा की है, तो 20 लाख करोड़ के जो बजट की घोषणा की है, उसकी क्या पूरी जो क्या बोलते हैं अपन व्यवस्था करेगा, या जैसे कि किस किस को कौन कौन सा चीज देनी है, कितना किसको देना है, कौन से डिपार्टमेंट को देना है, उसकी सारी जानकारी मोदी को तो खुद को थोड़ी रहेगी, वो थोड़ी इन चीजों को, वो तो बस बोल दिया कि ठीक है 20 लाख के काम जीएसटी में वो करते हैं। अब जो उसके नीचे आईएएस ऑफिसर हैं, जो उसके सचिव हैं, मुख्य सचिव वगैरह लिए हैं, वो उनके लिए है, वो उसको उस आदेश को अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, वो उसमें जो भी संशोधन करने होंगे वो तय करेंगे कि कौन से विभाग को कितना जाएगा, कौन से विभाग को कितना जाएगा, उन सब की जानकारियां वो अपन को प्राप्त करवाएंगे। तो वो पूरे उसका पूरा ब्यौरा जो बनाएंगे, ठीक है, उसका पूरा ब्यौरा कौन बनाएगा, तो उसके सचिव बनाएंगे भाई। तो सेम वैसे ही इसमें होता था, बादशाह कोई टिप्पणी करता था, उसके ऊपर उसके सचिव होते थे, वो उसके पूरे पत्र का लेखन का कार्य करते थे भाई। उसके बाद में अपन बात करें तो देखिए जो अगला जो टॉपिक है वो है अपना सनद। कौन सा टॉपिक है भाई, सनद, ठीक है। अब मैं बात करूं जैसे कि सनद के बारे में बात करें तो देखिए ये क्या होता था, ये एक तो या तो नियुक्ति कहें इसको, नियुक्त या अधिकार, ठीक है। इसमें क्या आता था कि मान लो अगर कोई राजा है, उसकी स्वीकृति, अधीनता की स्वीकृति, मान लो अधीनता की कोई स्वीकृति प्रदान करता है कोई शासक, तो उसके बाद में उस अधीनता स्वीकार करने वाले राजा को जागीर प्रदान करना, ठीक है। तो उसको जागीरदार बनाना, मतलब नियुक्ति हो गई ना उसकी भाई, जागीरदार बना दिया और उसके ऊपर अधिकार हो गया। तो नियुक्ति और अधिकार दोनों से संबंधित है भाई। जो राजा ने किसी मान लो अधीनता स्वीकार की, तो उस राजा पे किसका अधिकार हो गया, बादशाह का अधिकार हो गया। या जिसी भी मान लो अगर कोई किसी हिंदू राजा के किसी ने अधीनता स्वीकार किया राजा ने, जैसे कि हम बात करें कुंभा की, तो महाराणा कुंभा के कहीं अधीन कहीं शासक हुआ करते थे, तो मान लो उससे पे एक तो कुंभा का अधिकार हो गया और कुंभा ने उसको क्या नियुक्त किया है भाई, उसको जागीर दे दी,
मान लो किसी राज्य की भाई उस राज्य का वो राजा था, उसको जागीर के रूप में उसी को दे दिया, उसी को कार्यभार संभालने के लिए दे दिया। ये कह दिया गया कि तू मेरे अधीन है और तू मेरे को सालाना इतना टैक्स देगा अधीनता का, और तू तेरा राजभार संभालता रहे। तो वैसे जो अधीनता स्वीकार करता था उसको जो जागीर, वो तो भाई उसके एक तरह से जागीर हो गई। तो जागीर प्रदान करना मतलब उसको जागीरदार के रूप में नियुक्त करना और उससे जमीन पे अपना अधिकार कर लेना। ये किसके अंदर आता था भाई? सनद के अंदर आता था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें निशान। जो तो देखिए जो अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा भाई है? निशान। ठीक है, निशान के अंदर क्या आता था भाई? निशान के बारे में बात करूं तो जैसे मुगल बादशाह है, तो ठीक है, तो बादशाह का परिवार, ठीक है, बादशाह का जो परिवार है, बादशाह का परिवार मान लो अगर किसी को, जैसे कि अपन बात करें कोई निशान के रूप में मैं बात करूं, जैसे कि मुगल शहजादे हैं या बेगमें हैं, ठीक है, वो अपनी मोहर से अपने किसी मनसबदार को परिवार से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? देखिए कि मान लो जैसे कि बादशाह है, उसका जो परिवार है वो किसी मनसबदार को अपनी मोहर वाले मोहर वाला आदेश देता है, वह निशान कहलाता है भाई, निशान कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए मान लो बादशाह का परिवार है, बादशाह के परिवार में जैसे उसके पुत्र हैं या उसकी जो रानियां हैं, वो अगर किसी को मान लो उसके जो राजा है उसके यहाँ मनसबदार बन के बैठा है, जैसे कि अपन बात करें मान सिंह अकबर के भाई मनसबदार तो था। ठीक है, शुरुआत में 5000 मनसबदार, फिर उसके बाद में अगले बढ़ते गए, जैसे जैसे मनसबदार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका ओहदा बढ़ता जाता था। तो बादशाह का जो परिवार है वो अपने किसी मनसबदार को, उनकी सबकी अगले अपनी अपनी एक अंगूठी होती थी, वो उसकी उनकी निशानी होती थी, मतलब राज परिवार के आदेश की एक निशानी होती थी, उनको एक एक अंगूठी दे दी जाती थी। वो अगर अंगूठी लगा के बेच देते थे, उससे समझ आता था भाई उसका ये आदेश है, और वो अंगूठी किसी और के पास में नहीं होती थी भाई, वो उन्हीं के पास में होती थी। तो वो मान लो कि जैसे उसका परिवार है वो अपनी अंगूठी से किसी मनसबदार को मोहर लगा के दे देगा अपनी, या अपना जो मान लो उनको मोहर दी हुई है उस मोहर से कोई आदेश दे देता है, उसी आदेश को क्या बोलते हैं भाई? निशान। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो जो अगला जो है वो है खतूत। अगला क्या है भाई टॉपिक? खतूत। ठीक है, खतूत में क्या आता है भाई? देखिए जैसे कि मैं बात करूं, मान लो कि जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें, मराठा, पिंडारियों, मुगल या कोई अन्य उनके जो पड़ोसी राज्य हैं, या मैं बात करूं जैसे पड़ोसी राज्यों से व्यवहार। और कैसा व्यवहार भाई? ये पत्र व्यवहार से, पत्र व्यवहार। कैसा व्यवहार है? पत्र व्यवहार। देखिए देसी रियासतें हैं वो आपस में एक दूसरे को पत्र भेजे, मराठाओं को भेजे, यहां से कोई राजा, यहां का राजा मराठाओं को भेजे, पिंडारियों से कोई जो पत्र व्यवहार है इनका किया जाता है। भाई उस समय फोन थोड़ी था इनके पास में कि फोन कर दिया साहब ठीक है फलाने तारीख को ये चीजें है, या फलाना तारीख को ये हमारे यहाँ प्रोग्राम है, या आपको जो भी कोई सूचना देनी होती थी तो वो कैसे सूचना देते थे भाई? पत्रों से। तो वही जो पत्र व्यवहार होता था इनके बीच में, उन पत्र व्यवहार के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो
उनको क्या कहते हैं भाई, खतूत। उन पत्रों को अपन क्या बोलते हैं, खतूत। चाहे वो देसी रियासतों के बीच में हो, चाहे यहाँ के कोई राजा मराठाओं से करता हो पत्र व्यवहार, या पिंडारियों से करता हो, या मुगलों से करता हो, या उनके कोई पड़ोसी राज्य है, ठीक है, यहाँ के जो भी पड़ोसी राज्य हैं, जैसे मान लो अपन बात करें जैसे कन्नौज है, काशी है, या बनारस है, या और भी कोई वो है, उनसे अगर कोई पत्र व्यवहार कर रहा है, उन सब के बारे में किसी में जानकारी, उसको क्या बोलते हैं भाई, उन पत्रों खतूत कहा जाता था। उसके बाद में अपन बात करें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मंसूर। कौन सा है भाई, मंसूर। तो देखिए जो मंसूर है, मंसूर के बारे में अपन बात करें तो ये देखिए एक प्रकार का ये भी शाही आदेश ही होता था। और जो ये शाही आदेश है, ये शाही आदेश की किस बारे में होता था, देखिए बात करें अपन तो जैसे कि बात करें पहली चीज तो ये किससे संबंधित है, शाही आदेश, शाही आदेश से संबंधित, ठीक है। अब शाही आदेश से कैसे संबंधित था, मान लो कि बादशाह मौजूद है, ठीक है, बादशाह गद्दी पे मौजूद है या बादशाह वहीं पे मौजूद है, और बादशाह की मौजूदगी में उसका कोई शहजादा या उसका कोई उत्तराधिकारी, जो शहजादा शासक वो है, उसके पुत्र हैं, वो पुत्र अगर कोई आदेश जारी कर दे, ठीक है, कोई आदेश जारी कर दे अपनी मोहर के साथ में, ठीक है, तो वो जो आदेश होता था वो आदेश ही क्या बोलते हैं भाई, मंसूर कहलाता था। इसका एक ही सबसे सिंपल उदाहरण है जो औरंगजेब है। औरंगजेब का देखिए 1658 ईस्वी में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ अपने भाइयों के साथ में। जब उनका भाइयों के साथ में युद्ध हुआ था तो उससे पहले उन्होंने ये चीज कार्य किया था भाई, ठीक है, उन्होंने एक आदेश जारी किया बादशाह की मौजूदगी में। शाहजहां उस समय भी जीवित भी था और शासन की गद्दी पे भी बैठा हुआ था, और उसी समय औरंगजेब ने यह आदेश जारी किया अपनी मोहर के साथ में, और उसी आदेश को क्या बोलते हैं, मंसूर, ठीक है। तो ये अपना हो गया भाई मंसूर तक का कंप्लीट। उसके बाद में अपने जो अगले जो टॉपिक हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो अगला अपना टॉपिक है भाई, तो देखिए अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है भाई, तो वो है वाक्य। वो वाक्य क्या होता था, तो वाक्य के बारे में जब हम बात करें तो कोई भी बादशाह या कोई भी राजा, देखिए ये दो चीजों से संबंधित है, या तो एक किसी बादशाह राजा से संबंधित, या इसके परिवार से संबंधित, परिवार से, राज अपन कहेंगे राज परिवार, राज परिवार से संबंधित, ठीक है। राज परिवार से क्या होता था भाई, ये संबंधित होता था। तो बादशाह से, जैसे बादशाह का मान लो कोई भी राज कार्य है, बादशाह के संबंधित कैसे होता था, तो बादशाह का कोई भी कार्य है, राज्य का कोई भी कार्य है, राज कार्य, राज कार्य, या इनके कोई कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के बारे में, या जैसे कि मैं बात करूं, अपन बात करें जो राज कार्य हो गया, एक तो एक इनका व्यक्तिगत, ठीक है, व्यक्तिगत कोई कार्य है, ठीक है, उनके बारे में, इन सब के बारे में जानकारी को क्या बोलते हैं, वाक्य। उसके बाद में अगर बात करें राज परिवार से संबंधित, तो राज परिवार से संबंधित देखिए भाई, कोई इन्होंने मान लो सामाजिक कार्य किया, सामाजिक कार्य, ठीक है, तो उस जो सामाजिक कार्य का जो विवरण अपन को मिलता है, या कोई धार्मिक अनुष्ठान कार्य किया, जैसे कि अपन बात करें धार्मिक कार्य किया, मान लो कोई, ठीक है, धार्मिक कार्य किया या असामाजिक कार्य कोई किया, समाज के लिए कोई कार्य किया इन्होंने, तो जो धार्मिक एवं जो सामाजिक कार्य किया जाता था उसी को अपने इसके अंदर लेते हैं भाई, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, वाक्य। उसके बाद में अपन बात करें तो देखिए जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या टॉपिक है भाई, तो वो है भैया, ठीक है। तो देखिए भैयों के बारे में जब हम बात करते हैं तो भैयों से अपन को राजस्थान के इतिहास के बारे में काफी जानकारी अपन को प्राप्त होती है। और भैयों के बारे में जब अपन बात करें तो भैया देखिए अलग अलग भैया थी, अलग अलग शासकों के द्वारा लिखी, अलग अलग तरह की भैया होती थी। मान लो जैसे कि विवाह से संबंधित जानकारी है तो विवाह बिहारी भाई, और भी अगर जैसे बात करें अपन
तो अपन बात जब बहियों के बारे में बात करें तो जैसे कि मान लो अगर विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित, ठीक है, तो विवाह से संबंधित जो बही है उसको कौन सी संधि वो बोलेंगे, बही बोलेंगे भाई, या तो विवाह बही, या तो विवाह बही बोलेंगे, या क्या बोलेंगे भाई इसका दूसरा नाम है तो वो है ब्याहरी बही, ठीक है, ब्याहरी बही। ये एक बही तो ये हो गई। उसके बाद में अपन बात करें जैसे सेकंड बही के बारे में बात करें तो सेकंड बही के बाद में जैसे कि हकीकत बही है, हकीकत बही में जैसे कि राजा की जो हकीकत है, ठीक है, राजा की हकीकत से, हकीकत, या मैं बात करूं इसके क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या से संबंधित, ठीक है, दिनचर्या से संबंधित है वो कौन सी सही वो है भाई, तो वो है हकीकत बही, ठीक है, तो वो हकीकत बही हो गई, या मैं कहूं हकीकतरी बही अगर राजस्थानी भाषा में अपन बात करें तो। उसके बाद में देखिए जो शासकों के जो आदेश की जो नकल है, शासकों के आदेश की नकल, देखिए जो शासकों के आदेश की जो नकल है, शासकों के आदेश की नकल कौन सी बही कहलाती है भाई, तो वो कहलाती है हुकूमत री बही, हुकूमत री बही, ठीक है, ये हुकूमत री बही होती थी। उसके बाद में अपन बात करें जो चौथी अपने अन्य जो बहियां हैं उनके बारे में अगर बात करते हैं तो मान लो जैसे कि कोई सरकारी भवन का निर्माण करवाया जा रहा है, किसका, सरकारी भवन का निर्माण, सरकारी भवन के निर्माण से संबंधित, सरकारी भवन से निर्माण से कोई संबंधित मान लो अगर कोई बही है तो वो बही किस नाम से कहलाएगी भाई, तो वो कहलाएगी कमठाना बही। कौन सी बही है भाई, वो कमठाना बही, कमठाना बही, ठीक है। इसी तरह से अपन बात करें तो ये अपना बहियों के बारे में अपन बात करें। उसके बाद में देखिए बहियों के जब बारे में बात करते हैं तो बहियों के बारे में बात करने पे सबसे प्राचीन जो बही है राजस्थान की, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन बही कौन सी है भाई, तो वो राज सिंह की बही है भाई, या राज सिंह के समय की बही है, राज सिंह के समय की, ठीक है, राज सिंह के समय की बही है। और वो कब की बही है, तो ये राज सिंह कब तक शासक रहे थे भाई, 1652 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी तक ये शासन का कार्य किया है इन्होंने, और उसी समय की बही वो बही है। ये सबसे राजस्थान की सबसे प्राचीन बही है। इसी को अपन बात करें जैसे कि नाम अगर अपन दें तो राज सिंह की बही इनको अपन कह सकते हैं। उसके बाद में अपन दूसरे नंबर की जो प्राचीन बही के बारे में बात करें तो वो है जोधपुर हुकूमतरी बही, ये दूसरी प्राचीन बही है। इसके साथ में ही अपने जो पुरालेखीय स्त्रोत हैं, पुरालेखीय स्त्रोतों के बारे में हमने अपना अध्ययन कंप्लीट होता है। उसके बाद में अपने जो अगली क्लास है, अगली क्लास में हम बात करेंगे सभ्यताओं के बारे में भाई। तो सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे, और सभ्यताओं के बारे में भी अपने जैसे कि अपने स्त्रोतों का अध्ययन किया है पूरे डिटेल में, उसी तरह से अपन सभ्यताओं का भी अध्ययन करेंगे। और सभ्यताओं के बारे में भी अपन चाहेंगे कि अगर मान लो कोई, पहली चीज तो ये कि मैं आपको एक पीडीएफ कल यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, या मेरे चैनल पे आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। उस पीडीएफ के अंदर जो अब तक के इस टॉपिक से जो साहित्यिक स्त्रोत हैं, साहित्यिक स्त्रोतों से जो अब तक के जो अपने प्रश्न पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, उन पिछले एग्जामों के क्वेश्चनों की जो लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। वो क्वेश्चनों का अपन को पूरा एक पीडीएफ में आपको डाल दूंगा भाई,
ठीक है। उसके बाद में आप अपने अगली जो टॉपिक अपनी क्लास में है उसमें सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करें भाई। धन्यवाद।